नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र ये पाठ लेकर आया हूं और इस पाठ से सबसे पहले इस पाठ को मैंने बिंदुवार तरीके से सार दिया है। पाठ का सार हमने दिया है और फिर उसके प्रतिपाद्य को भी रखा है और साथ में इसे जितने सारे प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को रखा है। इससे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैंने कोशिश की है अधिक से अधिक कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न देने की और यहाँ प्रश्न के साथ उत्तर को भी रखा है। आपके लिए उपयोगी होगा, चाहे कॉमन प्री बोर्ड हो या चाहे प्री बोर्ड हो या चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, सब में आपको अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी यहां पर आइए सबसे पहले ये पाठ को करते हैं। सबसे पहले मुख्य बिंदु। प्रस्तुत पाठ में कई दशकों से हिंदी फिल्मों से जुड़े कवि शैलेंद्र का परिचय उनके द्वारा एकमात्र निर्मित फिल्म तीसरी कसम की समीक्षा के संदर्भ में दिया गया है। संगम फिल्म की सफलता से प्रेरित होकर राज कपूर ने एक साथ जिन 4 फिल्मों के बनाने की घोषणा की थी, उनमें से पहली फिल्म मेरा नाम जोकर के एक भाग के निर्माण में ही 6 साल लग गए। इन 6 सालों में राज कपूर की कई फिल्में आईं, जिनमें 1966 ईस्वी में प्रदर्शित तीसरी कसम फिल्म प्रमुख थी। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट अभिनय किया था। तीसरी कसम फिल्म सेल्यूलाइड पर बनी कविता सिद्ध हुई। तीसरी कसम शैलेंद्र की एकमात्र फिल्म थी जिसे ढेरों पुरस्कार मिले तथा उसकी कलात्मकता की प्रशंसा भी की गई। शैलेंद्र ने ऐसी संवेदनशील फिल्म बनाई थी जिसे कोई कवि हृदय ही बना सकता था। राज कपूर शैलेंद्र के अनन्य सहयोगी थे। उन्होंने मात्र ₹1 पारिश्रमिक एडवांस लेकर इस फिल्म में पूरी तन्मयता और उत्साह के साथ अभिनय किया। सच्चे मित्र होने के नाते राज कपूर ने इस कलात्मक फिल्म की असफलता के खतरे से भी शैलेंद्र को आगाह किया था, किंतु शैलेंद्र ने इसकी परवाह नहीं की। राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नायक नायिका, शंकर जयकिशन का संगीत, रेणु की पटकथा, सभी कुछ तो अनूठा था इस फिल्म में। फिर भी वह बॉक्स ऑफिस पर असफल सिद्ध हुई। शैलेंद्र हिंदी फिल्म दर्शकों की रुचि से वाकिफ थे, किंतु वे किसी भी कीमत पर इंसानियत को नहीं खोना चाहते थे। दर्शकों की रुचि का बहाना बनाकर उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहते थे, बल्कि उनकी रुचि को परिष्कृत करना चाहते थे। उनका झूठी और बनावटी कुलीनता में विश्वास नहीं था। तीसरी कसम उन चंद फिल्मों में से एक है जिसमें व्यावहारिक रचना के साथ 100% न्याय हुआ है। राज कपूर इसमें सचमुच के हीरामन बन गए और वहीदा रहमान सचमुच की हीराबाई। इस फिल्म में हाव भावों से भी ऐसी अभिव्यक्ति की गई है जिसे भाषा के द्वारा भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। बच्चे क्या, अभावों में जीते लोग क्या, सभी नौटंकी बाई हीराबाई में अपनापन महसूस करते हैं। इस फिल्म में अन्य फिल्मों की तरह दुख को महिमा मंडित नहीं किया गया है, बल्कि उसे सहज रूप में जीवन सापेक्ष बनाकर, जीवन का अंग बनाकर प्रस्तुत किया गया है। शैलेंद्र के गीत केवल मानवीय करुणा को ही अभिव्यक्त नहीं करते, बल्कि दुख से जूझने की शक्ति भी देते हैं। दुख के सामने आदमी हारता नहीं है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ता है। जागते रहो फिल्म में राज कपूर के अभिनय की बहुत सराहना हुई थी, यहां तक कि आवारा फिल्म में भी बहुत सराहना हुई थी, लेकिन तीसरी कसम में उनका अभिनय उससे भी आगे चला गया। राज कपूर और हीरामन एक हो गया। लगता ही नहीं है कि हीरामन का अभिनय किया जा रहा है। राज कपूर एक पात्र जो हीरामन है उसको जी रहा है नहीं, राज कपूर हीरामय हो गया और हीरामन हो गया, यानी उनका अभिनय हीरा के रूप में चमक गया। इस फिल्म में हीरामन का अभिनय नहीं करते, बल्कि हीरामन के रूप में
पूर्णतः ढल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, एकमय हो जाते हैं। इस फिल्म ने उन्हें एशिया के महानायक के रूप में स्थापित कर दिया। वह पूरी तरह से हीराबाई पर निछावर और उसकी थोड़ी सी उपेक्षा बर्दाश्त न कर पाने वाले हीरामन बन गए हैं। इस फिल्म की पटकथा स्वयं फणीश्वरनाथ रेणु ने तैयार की थी, जिसकी तमाम बारीकियां फिल्म में उतार दी गई है। फिल्म देखी है, मैं क्लास में अपनी कक्षा में बच्चों को भी दिखाता हूँ, उसके कुछ भाग करके दिखाता हूँ 2-3 बार में, उसके बाद पाठ को मैं कराता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ फिल्म का कुछ भाग देखिए। यहाँ तो मेरे सामने बंदिशें हैं, मैं कुछ भाग नहीं दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको दिखाता, आप अपने आप देखिएगा। अब प्रश्न इसका प्रतिपाद्य के रूप में करते हैं कि तीसरी कसम पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। क्या है तीसरी कसम पाठ का उद्देश्य? प्रसिद्ध गीतकार एवं फिल्म निर्माता शैलेंद्र द्वारा बनाई गई तीसरी कसम फिल्म की विशेषता बताना है। लेखक ने इसके द्वारा स्पष्ट किया है कि जिन फिल्मों का कला पक्ष अधिक मजबूत होता है उन्हें समीक्षकों की प्रशंसा और पुरस्कार तो बहुत मिल जाते हैं, किंतु ऐसी फिल्में बाजार में अधिक सफल नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि साहित्यिक अभिरुचि से बनाई गई इन फिल्मों में सस्ता मनोरंजन अधिक नहीं होता, जिसके कारण वितरक इन्हें खरीदने में रुचि नहीं दिखाते। इसके बाद भी लेखक का मत यह है कि फिल्मों में गहरी कलात्मकता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। उनके द्वारा समाज को कोई न कोई सकारात्मक संदेश अवश्य जाना चाहिए तथा वे समाज को कुछ संस्कार भी प्रदान करती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, वह 1960 और 70 का दशक था, जहाँ पर इस तरह की फिल्में दर्शक जो उस समय थे एक खास परिपाटी की फिल्में देखना ही पसंद करते थे और ज़्यादा क्रांतिकारी या जहाँ सोचने समझने के लिए ज़्यादा विवश होना पड़ता था वो फिल्में वो नकार देते थे। लेकिन अब दर्शक की रुचि धीरे धीरे बदल रही है और जिसका उदाहरण है बर्फी या पान सिंह तोमर जैसी फिल्में आई हैं जिसमें एक नए प्रयोग हुए हैं और दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा है, हाथों में लिया है और उसे मुनाफा भी हुआ है और उसकी चर्चा भी हुई है और उन्हें काफ़ी उसकी प्रशंसा की गई है क्रिटिक द्वारा, फिल्म क्रिटिक द्वारा। तो चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। पहले के दर्शक जो थे उनकी रुचि उस तरह नहीं थी, वो एक खास परिपाटी पर चलने वाली रुचि थी उनकी। आगे देखिए, इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र का मूल संदेश क्या है? इस पाठ के संदर्भ में आजकल की फिल्मों का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? जो बात मैंने अभी कही थी वही बात यहां पर आएगी। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु की रचना से तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम की फिल्मी प्रस्तुति थी। प्रस्तुत पाठ में फिल्म निर्माता शैलेंद्र की उन विशेषताओं को उजागर किया गया है जिनके कारण फिल्म सेल्यूलाइट पर बनी कविता सिद्ध हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, किंतु फिल्मकार शैलेंद्र को अपनी इस एकमात्र फिल्म पर ढेरों पुरस्कार तथा प्रशंसा मिली। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि दर्शकों की रुचि की आड़ में फिल्मकार को उन पर उथलेपन को थोपना नहीं चाहिए। फिल्मकार का कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों का परिष्कार करे। हालांकि फिल्म बहुत कम चली, जिससे यह संदेश मिलता है कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना बहुत कठिन और जोखिम का काम है, जिसे शैलेंद्र सच्चे भावप्रवण कलाकार ही निभा सकते हैं, जो अपार संपत्ति और यश की कामना नहीं रखते थे। अगला प्रश्न क्या है? एक लंबे समय तक फिल्म उद्योग में रहने के बाद भी शैलेंद्र फिल्मी तौर तरीकों को अपने जीवन में क्यों नहीं अपना सके? उत्तर है, शैलेंद्र मूल रूप से कवि और उससे भी पहले एक अच्छे इंसान थे। इसलिए एक लंबे समय तक फिल्म उद्योग में रहने के बाद भी वह फिल्मी तौर तरीकों को अपने जीवन में नहीं अपना सके। उनके अपने आदर्श, जीवन मूल्य और परंपराएं थी जिनका वह पूरी तरह पालन करते थे। वह कहानी, गीत, संगीत आदि के क्षेत्र में भी इंसानियत और मानवीय संवेदनाओं को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपने जीवन मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि जब वह अपनी पहली फिल्म का निर्माण कर रहे थे तब भी
उन्होंने मानवीय गुणों, मानवीय संवेदनाओं को नहीं छोड़ा और उन्हें अपनी फिल्म में स्थान दिया। कलाकार के लिए उसकी कला ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, इस बात को वे अच्छी तरह समझते थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर राज कपूर के चरित्र की विशेषताएं बताइए। राज कपूर को सर्वकालीन और महान अभिनेताओं, निर्माता, निर्देशकों में गिना जाता है। राज कपूर के नाम अनेक लोकप्रिय तथा चर्चित हिट फिल्में हैं। संगम, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, बरसात, आवारा, जागते रहो, पता नहीं कितनी फिल्में हैं। जैसी फिल्मों ने उन्हें देश में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय बना दिया। उन्हें भारत का ही नहीं पूरे एशिया का शोमैन कहा जाता है। लेखक ने उनके विषय में लिखा है कि वह आंखों से बात करने वाले कलाकार थे। उन्हें कला की सही परख थी। इसलिए यह जानते हुए भी कि फिल्म को अधिक आर्थिक लाभ नहीं होगा, उन्होंने फिल्म में अभिनय करना स्वीकार कर लिया और फिल्म के कला पक्ष को महत्वपूर्ण माना। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे सच्ची कला के समर्थक थे। वे सच्चे कला के समर्थक थे। एक अभिनेता और निर्माता, निर्देशक होने के साथ साथ वह एक अच्छे इंसान भी थे। इसका परिचय उन्होंने तब दिया जब शैलेंद्र द्वारा निर्मित पहली फिल्म तीसरी कसम के लिए उन्होंने न केवल उसमें अभिनय करने की हामी भरी, बल्कि पारिश्रमिक के रूप में केवल ₹1 लेना स्वीकार किया। ये उनकी विशेषता थी। वो उनके अपने दोस्त के प्रति उनका लगाव था, प्रेम था, जो कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने सिर्फ ₹1 लिया। जबकि लोग, खास करके फिल्मी दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो पैसों के पीछे ही भागते हैं और उनके सामने नाते रिश्ते का कोई अहमियत नहीं होता है। प्रश्न है, आज का हिंदी सिनेमा राज कपूर के दौर वाले हिंदी सिनेमा से किन अर्थों में भिन्न है? उत्तर है, आज का हिंदी सिनेमा बहुत सी बातों में राज कपूर के सिनेमा वाले दौर से बदल गया है। नई तकनीकों के विकास ने फिल्मों का प्रदर्शन, कौशल एवं व्यवसाय तो बढ़ाया है, लेकिन राज कपूर के जमाने में बनने वाली फिल्मों के प्रमुख गुण, उद्देश्य एवं संदेश को आज की फिल्मों में कम जगह मिल रही है। आज फिल्मों के माध्यम से कथ्य में मार्मिकता घटी है। सामान्य जीवन से उनका जुड़ाव कम हो गया है। फिल्मों में चमक दमक बढ़ी है और अनुभूति का स्तर कम हो गया है। यही कारण है कि जहां राज कपूर के दौर की फिल्में अपने प्रदर्शन के पश्चात दर्शकों के दिलो दिमाग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम थी, वहीं आज के दौर की फिल्में कुछ ही दिनों में दर्शकों की स्मृति से गायब हो जाती हैं। आज के ज़माने में अभिनेता, अभिनेत्री फिल्म को सिर्फ पैसा कमाने का व्यवसाय मानने लगे हैं, जबकि राज कपूर के समय में यह माध्यम एक कला साधना के रूप में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, राज कपूर शैलेंद्र को फिल्म निर्माता के रूप में कैसा मानते थे? उन्होंने एक सच्चा मित्र होने का दायित्व निभाने के लिए क्या किया? उत्तर है, राज कपूर एक प्रतिभाशाली अभिनेता और निर्माता निर्देशक थे। वे जानते थे कि शैलेंद्र एक कवि का हृदय रखते हैं। वे फिल्म निर्माता के रूप में मसालेदार फिल्में नहीं बना सकते जो बाजार में बिकती हैं। सच्चा मित्र होने के कारण उन्होंने न केवल शैलेंद्र की पहली फिल्म में काम करने को हामी भर दी, अपितु पारिश्रमिक के रूप में केवल ₹1 लेकर शैलेंद्र के आर्थिक बोझ को काफी हद तक हल्का करने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि इस फिल्म को बनाकर शैलेंद्र को कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है। एक निर्माता निर्देशक होने के बाद भी उन्होंने पहली बार फिल्म निर्देशन में उतर रहे शैलेंद्र के अनुसार हीरामन के चरित्र को उसी रूप में निभाया जैसा शैलेंद्र चाहते थे। वे जानते थे कि फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं जिसे सफल बनाया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम को क्या मिला? आर्थिक लाभ या यश और सम्मान? शैलेंद्र ने फिल्म बनाते समय प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम को चुना। उन्होंने फिल्म में राज कपूर, वहीदा रहमान और संगीतकार शंकर जयकिशन को लिया, लेकिन यह फिल्म आर्थिक रूप से शैलेंद्र के लिए सफल नहीं रही।
इसकी जगह उन्हें इस फिल्म के निर्माण के लिए अनेक पुरस्कार मिले और समीक्षकों की अपार प्रशंसा भी प्राप्त हुई। उनकी इस फिल्म को केवल भारत में ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी समीक्षकों ने बहुत पसंद किया और इसके कला पक्ष की बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार कह सकते हैं कि शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम को यश और सम्मान मिला। और धन्यवाद कहने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस पाठ को अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा जोश बढ़ता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।